गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रिपल सी का होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग वे 25 क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो अक्सर ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनसे हमारा गुजारिश है कि वे एग्ज़ाम देने के पहले ये क्वेश्चन को अवश्य देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार अक्सर ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाएं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम धीरे धीरे समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट महसूस होता है तो आप उसका कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका आंसर आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हब से कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का इस्तेमाल होता है। हब से कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए केबल का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ट्रू। हब से जो है कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए हम केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर था हम लोगों का ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के सामने आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जरूरी यंत्र को पेरिफेरल कहते हैं। कहने का मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम जिस भी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, क्या वो डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं? तो जी बिल्कुल सही आंसर है। हम जिस भी डिवाइस को यूज करते हैं अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उन सभी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, Ctrl+M का प्रयोग प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब Ctrl+M का यूज करके हम किसी नए स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्कुल ट्रू। Ctrl+M का प्रयोग करके हम प्रेजेंटेशन में मतलब पावर पॉइंट में कोई भी नए स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिल्कुल ट्रू। ठीक है, FTP प्रोटोकॉल का यूज किसी डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में यह भी आता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
हम धीरे धीरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और जो भी अलग से हम इंक्लूड करेंगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कभी कभी आ जाता है। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इनबॉक्स वह बॉक्स है जहां आया हुआ संदेश सुरक्षित होते हैं। इनबॉक्स वह बॉक्स है जहां आया हुआ संदेश सुरक्षित होते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ट्रू। हम लोग का इनबॉक्स में ही सारा आया हुआ मैसेज स्टोर होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, पावर पॉइंट में आप वर्ड और एक्सेल की फाइल को डाल सकते हैं। मतलब यदि हम वर्ड में कोई काम किए हैं और एक्सेल में कोई काम किए हैं तो क्या पावर पॉइंट में उसको लाया जा सकता है? एक्सेल में और वर्ड में यदि हम कोई काम किए हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या उसमें हम उसे ला सकते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ट्रू। हम एक्सेल या वर्ड के फाइल को भी पावर पॉइंट में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, ईमेल खातों में नाम और डोमेन प्रतीक के साथ अलग होता है। मतलब किसी भी ईमेल आईडी का यूजर नेम और डोमेन को डिवाइड करने वाला जो सिंबल है क्या वो होता है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्रू। क्योंकि कोई भी ईमेल आईडी अगर आप देख लें तो हर एक ईमेल आईडी में सिंबल का प्रयोग जरूर से होता है। और जो के पहले होता है उसे हम कहते हैं यूजर नेम, और जो के बाद होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। जैसे कहने का मतलब ये है कि के बाद किसी किसी के ईमेल आईडी में हॉटमेल होता है, किसी किसी में जीमेल होता है, किसी किसी में याहू होता है, किसी किसी में रेडिफ मेल होता है। तो ये जो मैं वर्ड एक एक बोल रहा हूँ, रेडिफ मेल, हॉटमेल, याहू, जीमेल, इसे कहते हैं डोमेन। और जो के पहले होता है उसे हम कहते हैं यूजर नेम। तो कभी कभी ट्रिपल सी में ये भी पूछ देता है कि के पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यूजर नेम, और जो के बाद होता है उसे कहते हैं डोमेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो दिया है कि दोनों को विभाजित कौन करता है, तो दोनों को विभाजित करता है तो इसका सही आंसर है ट्रू। ईमेल खातों में नाम और डोमेन प्रतीक के साथ अलग होता है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में कंट्रोल एफ का कार्य अलग अलग होता है। मतलब कंट्रोल एफ का प्रयोग एमएस वर्ड और एक्सेल में अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है फॉल्स, बिल्कुल गलत है ये। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना, कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड, ढूंढना, जो कि एमएस वर्ड और एक्सेल में दोनों सेम काम करता है। एमएस वर्ड में भी यदि हमें किसी वर्ड को सेपरेट ढूंढना है तो कंट्रोल एफ से ढूंढ सकते हैं। एक्सेल में भी किसी सेपरेट वर्ड को, सेल को यदि हमें ढूंढना है तो कंट्रोल एफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, फॉल्स। एमएस वर्ड और एक्सेल में कंट्रोल एफ का कार्य अलग अलग होता है, तो जी बिल्कुल अलग अलग नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल एफ का कार्य एमएस वर्ड और एक्सेल में सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, इंस्टाग्राम एक मोबाइल स्पेशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। बताइए इंस्टाग्राम का स्वामित्व जो है क्या गूगल के पास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉल्स। इंस्टाग्राम का स्वामित्व गूगल के पास
नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, यदि URL में मिसिंग है तो इसका मतलब है कि साइट सुरक्षित है। अरे भाई, जब हमारा URL ही रॉन्ग होगा तो साइट सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? साइट सुरक्षित माना सकता है क्या? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? फॉल्स। जब URL ही हमारा सही नहीं है तो साइट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या ये सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है? तो जी बिल्कुल सही आंसर इसका ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सार्वजनिक क्लाउड का एक सही उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए नियमित रूप से अपनी फाइल का बैकअप रखें। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है, क्या साइबर हमलों से बचने के लिए हमें अपने फाइलों का बैकअप रखना चाहिए? तो जी बिल्कुल सही आंसर है कि साइबर हमलों से बचने के लिए कभी भी हमें अपने फाइल का बैकअप अलग से रखना चाहिए। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हम लोगों का? ट्रू। ठीक है, कभी भी साइबर हमलों से बचने के लिए हमें अपने फाइल का बैकअप अलग से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक की कोई वैधता नहीं होती है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि हम कोई चेक इशू कर दिए तो कोई उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी उस चेक को हम कैश करा सकते हैं क्या? मतलब एक बार चेक कट गया तो आजीवन कभी भी उसको हम कैश करा सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी चेक का एक वैधता होता है और वो होता है 4 महीने। जिस डेट पे वो इशू हो रहा है उस डेट से 4 महीने तक वो वैध होता है। उसके बाद उस चेक की कोई वैधता नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, चेक की कोई वैधता नहीं होती है, चेक की कोई वैधता नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या है? फॉल्स। क्या वैधता नहीं होती है? होती है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया नहीं होती है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चेक का वैधता कितने महीने के लिए होता है? 4 महीने के लिए। और कब से? जिस डेट से वो चेक इश्यू किया गया है उस दिन से हमारा डेट शुरू होगा, कब तक? पूरे 4 महीने तक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, पावर पॉइंट फाइल का नाम पुनः नामकरण किया जा सकता है जब फाइल खुली हो। कहने का मतलब ये है कि हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और पावर पॉइंट का फाइल ऑलरेडी हमारा सेव है, या फिर पावर पॉइंट का फाइल हमारा खुला हुआ है और खुले हुए अवस्थे में हम अपने पावर पॉइंट के नाम को चेंज कर रहे हैं, तो क्या वो चेंज हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फॉल्स। जब भी हमारा पावर पॉइंट का फाइल खुला हुआ है, ये मैं पावर पॉइंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, जब भी कोई फाइल हमारा खुला हुआ है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं तो खुले हुए अवस्थे में उस फाइल का नाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट फाइल का नाम पुनः नामकरण किया जा सकता है जब फाइल खुली हो, तो खुले हुए अवस्थे में नाम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है। बताइए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है?
तो पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, कुकी एक मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है। कुकी एक मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ट्रू, वेब ब्राउजर को दिया जाता है। कुकी एक मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, HTML डॉक्यूमेंट एक साधारण टेक्स्ट एडिटर से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ, कभी कभी ये भी फुल फॉर्म आता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट को साधारण टेक्स्ट एडिटर से क्रिएट किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ट्रू, क्योंकि HTML को हम नोटपैड, ये एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है, तो नोटपैड के माध्यम से भी हम HTML डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, NEFT फुल फॉर्म, मतलब NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि NEFT कब आया, NEFT का शुरुआत कब हुआ? तो NEFT का शुरुआत हुआ है कब? 2005 में। नोट कर लीजिएगा, NEFT का शुरुआत कब हुआ है? 2005 में। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी ये भी पूछ देता है कि NEFT के साथ साथ जब आप किसी बैंक में जाएंगे तो देखिएगा फॉर्म पे लिखा हुआ था NEFT/RTGS। तो कभी कभी RTGS का भी फुल फॉर्म पूछ देता है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT कब आया भारत में? तो 2005 में NEFT आया है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जो अलग से मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते रहिएगा, ताकि आपको इसका प्रिपरेशन तैयारी करने में आपको आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलती है। PMSBY का फुल फॉर्म होता है क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए मिलती है, बिल्कुल सही है। यदि इसके अंतर्गत किसी का दुर्घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे 2 लाख रुपए का सहयोग राशि मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ट्रू है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक स्थिति में, हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक स्थिति में नीला होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, किसी भी हाइपरलिंक का रंग सबसे पहले पारंपरिक स्थिति में, मतलब शुरुआत में उसका रंग क्या होता है? नीला ही होता है। लेकिन अगर हम उस लिंक को एक बार यूज कर लेते हैं तो उसका कलर कुछ पहले से चेंज होता है, मतलब नीले से कन्वर्ट होकर के वो बैगनी में हो जाता है। मतलब अगर हम उस लिंक का यूज नहीं किए हैं तो वो नीले कलर में दिखेगा, लेकिन अगर हम उस लिंक को एक बार यूज कर लिए तो उसका कलर जो है नीले से कन्वर्ट होकर के किसमें हो जाता है? बैगनी में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हाइपरलिंक का पारंपरिक स्थिति रंग जो है नीला होता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ट्रू।
हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक स्थिति में नीला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपीयू किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है। बताइए, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। सीपीयू किसी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन, मस्तिष्क होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि टास्क बार होता क्या है। आपको पता होगा, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कोई भी कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 8 हो, चाहे 8.1 हो, तो आप अक्सर देखे होंगे कि नीचे में हमें एक टास्क बार देखने को मिलता है। नीचे में हमें एक टास्क बार देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे हमें स्टार्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम देखने को मिलता है। तो ये जो नीचे में हमें टास्क बार देखने को मिलता है, तो यही पूछ रहा है कि टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। तो बिल्कुल सही है। जब भी हम कंप्यूटर स्क्रीन को, मतलब जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो हमें स्क्रीन के साथ साथ नीचे में क्या देखने को मिलता है? टास्क बार देखने को मिलता है। तो टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है। टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी कंप्यूटर में टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ होता है, इसे कहते हैं बॉटम। तो टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट किसी भी सिस्टम में कहाँ पे होता है? बॉटम में होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और एक यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या टास्क बार के लोकेशन में हम परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, अभी हमने आपको क्या कहा कि कोई भी टास्क बार का लोकेशन बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है? नीचे होता है, और आप लोग अक्सर नीचे ही देखते हैं। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, क्या टास्क बार के लोकेशन में परिवर्तन किया जा सकता है? मतलब क्या इस टास्क बार को हम राइट साइड में ला सकते हैं? क्या टास्क बार को हम टॉप पर ला सकते हैं, ये टॉप पर? क्या टास्क बार को हम लेफ्ट साइड में ला सकते हैं? तो बिल्कुल सही है कि हम अपने टास्क बार के लोकेशन में परिवर्तन कर भी सकते हैं। इसको हम नीचे से राइट साइड में भी कर सकते हैं, टॉप में भी कर सकते हैं, और राइट लेफ्ट भी कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंटर छोड़ के। कभी कभी ये भी दे देता है क्वेश्चन, क्या टास्क बार को हम सेंटर में कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, टास्क बार को कभी भी सेंटर में नहीं किया जा सकता है। राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम किया जा सकता है, बट सेंटर में नहीं किया जा सकता। तो देखिए, टास्क बार से हमारे सामने कितने टाइप के क्वेश्चन जनरेट हुए। पहला प्रश्न, क्या टास्क बार बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ होता है, बॉटम में होता है? तो बिल्कुल सही। क्या टास्क बार के लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल, टास्क बार के लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। क्या टास्क बार के लोकेशन को हम मिडिल में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं? तो नहीं, सेंटर में हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है, तो बिल्कुल टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन का एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, mkdir डॉस का एक इंटरनल कमांड होता है। mkdir डॉस का एक इंटरनल कमांड होता है। जी बिल्कुल सही आंसर है, mkdir डॉस का एक इंटरनल कमांड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना है, कभी कभी ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन आता है कि mkdir को और किस नाम से जाना जाता है। तो mkdir को और किस नाम से जाना जाता है? md कमांड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डॉस में हम या तो md से कमांड का प्रयोग करें या mkdir से यूज करें, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। md का मतलब ही क्या हो गया? मेक, m फॉर मेक, d फॉर डायरेक्टरी। ठीक है, और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के ठीक बाएं तरफ होता है।
ये क्वेश्चन हम लोग का एक्सेल से रिलेटेड है। जब कभी हम एक्सेल खोलते हैं और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें फॉर्मूला बार स्क्रीन के टॉप पे देखने को मिलता है, ठीक है। और नेम बॉक्स जो है ये हमारे ठीक फॉर्मूला बार के बाईं ओर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला बार हमारे स्क्रीन के मतलब फॉर्मूला बार के ठीक बाएं तरफ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ट्रू, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मूला बार जो है, फॉर्मूला बार के ठीक बाएं तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? नेम बॉक्स, ठीक है ना। नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के ठीक बाएं तरफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, नए नोट को आरबीआई जारी करता है। नए नोट को आरबीआई जारी करता है। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ही ऐसा मतलब कोई ही स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता होगा कि नोट को छापने का काम, जारी करने का काम कौन करता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, नोट को जारी करने का काम, नए नोट को आरबीआई ही जारी करता है, ठीक है। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस तरह हमारा आज का ये टोटल 25 क्वेश्चन समाप्त हुए, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर से वापस से आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ यार चैनल को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। चलिए आज फिलहाल में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव ए गुड डे।